हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। ये जो टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। आजादी के बाद में एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में हमने दो रिफॉर्म पढ़े। पहला लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स। बिल्कुल है जी, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म को ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया था, जो कि 1966 में, बिल्कुल हाँ जी, 1966-67 में आया था। बिल्कुल हाँ जी, फर्स्ट फेज। आज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के गेन्स मतलब प्रॉफिट क्या है और लिमिटेशंस, कमियां क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और यही एग्रीकल्चर का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला जो गेन है, हमें पता है था कि उस समय में हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम था। बिल्कुल हाँ जी, प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब उसकी कैपेसिटी भी कम ही थी, इसी के कारण तो प्रोडक्शन कम था। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए तो हमें सबसे पहला जो गेन हुआ वो यही हुआ कि हमारी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बिल्कुल हाँ जी, 1951 में जो हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी, नियरली 660 केजी पर हेक्टेयर हमारा गेहूं था, वो बढ़कर अबाउट ऑफ 3450 केजी पर हेक्टेयर हो गया। और जो हमारा राइस 665, बिल्कुल हाँ जी, 665 पर केजी हेक्टेयर था, वो 2700 पर केजी पर हेक्टेयर हो गया। मतलब कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया और साथ के साथ हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन की भी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। पहला ये गेन हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा बोलता है सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। बिल्कुल है, जिसका मतलब समझिए, इसका मतलब है काम करने के लिए जो एरिया चाहिए, कल्टीवेशन करने के लिए जो एरिया चाहिए, वो एरिया भी बढ़ गया। कैसे भैया? जब हमने नई केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना शुरू करा तो हम एक ही साथ में ड्यूरेबल कल्टीवेशन करना शुरू कर दिए, मतलब मल्टी क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल हाँ जी, जैसे कि आज के समय में क्या है कि गन्ने के साथ में अनेदर फसल भी, जैसे सरसों वरसों भी उगा देते हैं, मक्का वक्का भी उगा देते हैं। ऐसे ही हमने मल्टी क्रॉप्स करने शुरू कर दिए। कब? जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाया। इससे क्या हुआ? कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। देखिए कैसे 1951 में जो हम 13 करोड़ हेक्टेयर यूज करते थे, बिल्कुल हाँ जी, वो बदलकर 2019 और 20 में, मतलब आज के समय के हिसाब से देखा गया, 20 करोड़ हेक्टेयर को हमने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। इसी से हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा? टेक्नोलॉजी को ज्यादा लेकर आ गए। हैवी सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू कर दिया, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दवाइयों का यूज करना शुरू कर दिया, साथ के साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज का भी भरपूर यूज करना शुरू कर दिया। इससे ये बेनिफिट हुआ। अगला जो बेनिफिट है वो फार्मर्स के लिए बड़ा अच्छा हुआ। क्या हुआ? देख लीजिए, फार्मर्स शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। बिल्कुल हाँ जी, जो फार्मर्स थे धीरे धीरे उनका बदलाव, उनका रुझान जो है वो चेंज होने लगा। अब जो चेंज होने लगा वो क्या था भैया? उन्होंने समझा, ये जाना कि भैया अब हम सब्सटेंस फार्मिंग की जगह पर क्या करना शुरू कर दें? कॉमर्शियल फार्मिंग करना शुरू कर दें। सब्सटेंस फार्मिंग क्या हुई? सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब हुआ कि सिर्फ उतना ही उगाएंगे जितना भरपेट के खा सके और सो जाए, कल फिर उगा लेंगे, फिर खा लेंगे। मतलब कि दूसरों के लिए नो सेवा, कोई सर्विस नहीं, सिर्फ अपने लिए ही उगाना है। इसमें यह व्यवस्था की गई थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन इसने ये समझाया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कि भैया सब्सटेंस फार्मिंग की जगह कॉमर्शियलाइजेशन फार्मिंग करो। इससे क्या होगा? थोड़ा बहुत आपको इनकम भी मिलेगी। इसलिए हमने क्या करा? कॉमर्शियलाइजेशन फार्मिंग की ओर रुख अपनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल हाँ जी, फार्मर्स समझदार होने लगे। अगला जो पॉइंट है फोर्थ, वो कहता है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। बिल्कुल हाँ जी, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनका नजरिया बदल गया। उनका नजरिया बदलने का मतलब है कि उन्हें समझ में आने लगा
कि हम थोड़ा बहुत जो अपने लिए यूज करते हैं उसको स्टोर कर लें और बाकी सारा निकाल दिया करेंगे। मतलब कॉमर्शलाइजेशन, मतलब कैश क्रॉप ज्यादा करेंगे जिससे कि पैसा अर्निंग होने लगे। उन्हें ये आने लगा समझ में कि हमें सब्सटेंस फार्मिंग तो करनी चाहिए थी, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन से ही हम सब्सटेंस के लिए रोक सकते हैं, बाकी सारा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में हमारे यहाँ पर जो गेहूं उगाया जाता है या राइस या फिर आपके कॉर्न्स, मक्के वक्के उगाए जाते हैं, इसमें ही कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग होती है। ये क्या, थोड़ा बहुत अपने लिए हम रोक लेते हैं, फार्मर्स रोक लेते हैं पर्सनली, बाकी सारा का सारा यूटिलाइज करने के लिए क्या कर देते हैं, कॉमर्शियल कर देते हैं, बेच देते हैं, जिससे कि उनके पास में नेक्स्ट कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेटर करने के लिए पैसा भी आ जाता है और उस पैसे से ग्रीन रिवोल्यूशन के इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, कैसे? हैवी सीड्स ले सकते हैं, फर्टिलाइजर ले सकते हैं, बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो ले सकते हैं, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दवाइयाँ, बिल्कुल हाँ जी, जो दवाइयाँ हैं जो कि हमारे फसलों पर छिड़काव करने के लिए होती हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, और इरिगेशन की फैसिलिटीज के लिए भी पैसा जो होता है तो वो यहाँ से इजिली ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है गेन का, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन है। चलिए, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बिल्कुल हाँ जी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, बिल्कुल हाँ जी, एंड बफर स्टॉक, बिल्कुल हाँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो बफर स्टॉक है ना, ये हमने अपने 4th 5 ईयर प्लान के अंदर लेकर आए थे, याद रखिए, 4th 5 ईयर प्लान। अब बफर स्टॉक को बाद में समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है? सेल्फ सफिशिएंसी। इसने बताया कि अब हमें क्या करना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, अपना प्रोडक्शन खुद करना है, अपने पर निर्भर रहना है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना है। इतना प्रोडक्शन कर दो कि इन फ्यूचर में जाकर जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उसी को ही यूटिलाइज कर सकें, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहे। ये चीज सेल्फ सफिशिएंसी में बोला गया। अब बफर स्टॉक में गवर्नमेंट ने ये बताया कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो कमर्शलाइजेशन फार्मिंग करने शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे फूड ग्रेन क्रॉप्स बहुत ज्यादा हो गए, मतलब फूड ग्रेन बहुत ज्यादा हो गए, बल्किंग में हो गए। अब ये बोला गया कि किसी भी इमरजेंसी में हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, कर सकें, इसके लिए अपने ही फूड क्रॉप्स को बफर स्टॉक मतलब वेयर हाउस में रखिए, ताकि इमरजेंसी के समय यूटिलाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोरोना पीरियड आया, कोरोना पीरियड में सरकार ने गरीबों की, असहायों की बड़ी मदद करी। उन्होंने क्या करा, 2 टाइम पर मंथ, बिल्कुल हाँ जी, हर महीने 2 बार राशन मुहैया करवाए। ये कहां से मुहैया करवाए? ये बफर स्टॉक से ही मुहैया करवाए। अगर बफर स्टॉक होता ही नहीं उस समय, अगर सोचा ही नहीं जाता, तो जब कोरोना आया कोविड-19 के में, तो उस समय हम इसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाते और इंडिया भुखमरी की कगार पर खड़ा होता, दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता। इस चीज को ना हो, पहले ही ग्रीन रिवॉल्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया था कि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी, इतना उगाएंगे कि हमसे लोग मांगे, हम किसी से ना मांगे। ये व्यवस्था इसमें की गई। ये तो आपके गेन थे कि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई भैया, साथ में हमारे जो फार्मर्स हैं उनका आउटलुक चेंज हो गया। उन्होंने क्या करा, सब्सटेंस फार्मिंग की जगह कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। साथ में हम क्या करने लगे, हमने बफर स्टॉक भी करना शुरू कर दिया। अब हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कहते हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। बिल्कुल हाँ जी, कहीं कहीं आप किसी के लिए बहुत अच्छे हो और कहीं कहीं आप किसी दूसरे के लिए बहुत बुरे भी हो। सेम टू सेम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये कहो किसी किसी के लिए बहुत अच्छा था, बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करा, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें भी देना शुरू कर दिया था। अब ये दिक्कतें कैसे देना शुरू कर दिया, या किस किस को देना शुरू कर दिया, या कमियां क्या हैं, चलिए देखते हैं। कमियां, लिमिटेशंस क्या हैं? बिल्कुल है जी, लिमिटेशंस बोलिए, डिमेरिट बोलिए, कुछ भी बोलिए,
दोस्त हैं इसके, कुछ थे, देख लीजिए। पहला लिमिटेड क्रॉप्स, बिल्कुल हाँ जी। ग्रीन रिवॉल्यूशन ओनली फॉर टू क्रॉप्स मेनली रिप्रेजेंट, बिल्कुल हाँ जी। दो क्रॉप में रिप्रेजेंट होता है, दो क्रॉप्स में ज्यादातर क्या किया जाता है। किसमें भैया? गेहूं एंड चावल, व्हीट्स एंड राइस में बहुत ज्यादा होता है। इसके सिवा भैया दालों में, पल्सिस में नहीं हो सकता है, जूट में नहीं हो सकता है, एटसेट्रा का नहीं हो सकता है, बिल्कुल कॉटन वॉटर में नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर इसकी आशंका फेल हो गई कि और किसी क्रॉप्स में हो पाएगा, नहीं, और किसी क्रॉप्स में ज्यादा नहीं हो सकता था, मेनली टू क्रॉप्स में ही हो पा रहा था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इंडिया के सामने और भी क्रॉप थे, उनमें भी डेवलप होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ दो में ही हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो यार ना सही किसी और में, दो में हो रहा, दो में ही आगे बढ़ाओ, बाद में देखा जाएगा। इसके बाद में अनइवन, बिल्कुल हाँ जी। इसका मतलब समझिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद में इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया? इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया कि भैया स्टेट स्टेट में, जैसे जो बहुत रिचेस्ट स्टेट थे उस समय में भी, वही स्टेट इसे अडॉप्ट कर पाए, जैसे पंजाब, हरियाणा इसे अडॉप्ट कर पाए, उत्तर प्रदेश नहीं अडॉप्ट कर पाया, बिहार नहीं अडॉप्ट कर पाया, जिसके कारण यहाँ पर बिल्कुल हाँ जी भेदभाव सा होने लगा कि भैया ये अडॉप्ट कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो रहा है, उत्तर प्रदेश अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है, बिहार अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, ये चीजों की कमी होने लगी। साथ में यहाँ पर लिमिटेड पॉपुलेशन, बिल्कुल हाँ जी, लिमिटेड पॉपुलेशन का मतलब कुछ ही लोग इसका यूज भी कर पा रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि पंजाब हरियाणा में जाने के बाद में वहां के सब लोग इसे यूटिलाइज कर पा रहे थे, नहीं जी नहीं, वहां पर भी कुछ ही लोग यूटिलाइज कर पा रहे थे, और वो व्यक्ति थे जिनके पास में पैसा था। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पॉलिसी थी ये कॉस्टली थी, क्यों है कॉस्टली थी? क्या आज भी है? क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी इक्विपमेंट आपको लेना है सारा का सारा कॉस्टली होता है। आज के समय में ही अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, तो अगर आप हैवी सीड्स लेकर आते हैं, हैवी सीड्स का मतलब होता है हाई प्राइस, यही सी बात है, अच्छा खासा प्राइस होगा तब आपको हैवी सीड्स मिलेंगे। साथ में केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर लेकर ले जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा। नॉर्मली जो आपके पास में खाद वाद होती है वो सस्ती मिल जाती है, लेकिन हाँ ये चीज आपको महंगी मिलेगी। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड भी आपको महंगी दवाइयां हैं जो कि कीटनाशक दवाइयों का रूप में यूज करी जाती हैं, वो भी महंगी मिलेगी। इरिगेशन की फैसिलिटीज के लिए अगर आपको अपने खेतों में ही फैसिलिटीज लगानी है तो वो भी महंगी होती है। तो इसके कारण भी यहाँ पर ये बोल सकते हैं कुछ ही लोग हैं थे उस समय में जो इसे फुली यूटिलाइज कर पा रहे थे, सब लोग नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण भेदभाव भी होने लगा। रिचेस्ट और पुअर के बीच में फार्मिंग में अंतर दिखने लगा कि रिचेस्ट फार्मर अलग हो गए और पुअर फार्मर अलग हो गए। यहाँ के कारण ये कमियां थी जो मैंने आपको बताई। लिमिटेशंस आपके सामने रिप्रेजेंट है, ये लिमिटेशन थी 3-4 जो बताई, और ये आपके गेन थे। आज आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक खत्म हुआ, इसके बाद में इंडस्ट्रियल, इट मींस इंडस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि 1947 या 1950 से 1990 के बीच में पढ़ेंगे आप कि क्या क्या इंडस्ट्री में डेवलपमेंट किया गया, क्या क्या इंडस्ट्री थी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।